आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग झारखंड की आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अंतर्गत लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर एक महत्वपूर्ण, गहन एवं विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। ये टॉपिक जेपीएससी, जेएसएससी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस पूरे पॉडकास्ट को बिना स्किप किए अंत तक जरूर सुने। बिल्कुल। और आज का ये सेशन सच में बहुत ही इंसाइटफुल होने वाला है। हम लोग सिर्फ डेटा नहीं रटेंगे बल्कि उसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। सही कहा आपने। तो चलिए सबसे पहले स्लाइड नंबर 1 और 2 के इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। एक सवाल जो मेरे दिमाग में हमेशा आता है और जो आज की हमारी चर्चा का क्यूरियोसिटी हुक भी है, क्या कारण है कि जनसंख्या लाभांश होने के बावजूद झारखंड में रोजगार के अवसर अपेक्षित स्तर तक नहीं बढ़ पाए हैं? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए, इसे समझने के लिए हमें पहले लेबर इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। मतलब जब हम झारखंड के एम्प्लॉयमेंट स्टेटस की बात करते हैं तो सिर्फ नौकरियां गिनना काफी नहीं है। तो हमें किस चीज पर ध्यान देना चाहिए? हमें ये देखना होगा कि इकोनॉमी में जो ग्रोथ हो रही है, क्या वो जॉब क्रिएटिंग है या जॉब लेस ग्रोथ है। झारखंड की प्रति व्यक्ति आय पहली बार 1 लाख रुपए के पार गई है, लेकिन क्या वो असल में रोजगार में बदल रही है? ये हम आज की स्लाइड्स में डीकोड करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए सीधे स्लाइड नंबर 3 पर चलते हैं। स्क्रीन पर मुझे एक बहुत ही स्पष्ट पाई चार्ट दिखाई दे रहा है जो वर्कफोर्स स्ट्रक्चर को दर्शा रहा है। हाँ, इस पाई चार्ट को ध्यान से देखिए। इसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज, इन तीनों सेक्टर्स का डिवीजन है और आप देख सकते हैं कि आज भी सबसे बड़ा टुकड़ा एग्रीकल्चर यानी कृषि क्षेत्र का ही है। मतलब राज्य की अधिकतर आबादी अभी भी खेती पर ही निर्भर है। एकदम सही। और ध्यान दीजिए, एग्जाम में ये ऐसे पूछा जा सकता है कि झारखंड के वर्कफोर्स का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में नियोजित है, तो उत्तर होगा प्राइमरी या एग्रीकल्चर सेक्टर। अच्छा, ये तो वर्कफोर्स की बात हो गई। अब अगर हम स्लाइड नंबर 4 के बार ग्राफ को देखें तो यहाँ सेक्टर वाइज एम्प्लॉयमेंट का तुलनात्मक अध्ययन है। हाँ, और ये बार ग्राफ एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिखाता है। देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्कफोर्स सबसे ज्यादा है, लेकिन अगर आप राज्य की जीडीपी में उसका योगदान देखें तो वो काफी कम है। यानी लोग ज्यादा लगे हैं लेकिन आउटपुट या कमाई उतनी नहीं हो रही है। बिल्कुल सटीक। और वहीं दूसरी तरफ इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर जीडीपी में ज्यादा योगदान दे रहे हैं, लेकिन वहां रोजगार के अवसर उस अनुपात में नहीं है। इसे ही हम स्ट्रक्चरल मिसमैच कहते हैं। समझ गया। अब आते हैं स्लाइड नंबर 5 पर। और सच कहूं तो इस लाइन ग्राफ ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया है। इसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड दिखाया गया है वो बहुत ही अजीब है। आप किस आंकड़े की बात कर रहे हैं? देखिए, इसमें साफ दिख रहा है कि बेरोजगारी दर जो पहले 7.5% हुआ करती थी वो अब एकदम से गिरकर मात्र 1.3% रह गई है। मतलब क्या रातों रात कोई जादू हो गया? मैं समझ सकती हूँ। पहली बार देखने में ये बिल्कुल जादू जैसा ही लगता है, लेकिन अर्थशास्त्र में जादू नहीं, डेटा होता है। हमें यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट के साथ साथ एक और कीवर्ड को देखना होगा, LFPR। LFPR यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। हाँ, इस ग्राफ में ध्यान दीजिए, झारखंड का LFPR 45.1% से सीधे उछलकर 63.8% हो गया है। यानी अचानक से बहुत सारे लोग काम मांगने या काम करने के लिए सामने आए हैं। अरे वाह, 63.8%! ये तो 60.1% के नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है। लेकिन अगर इतने लोग आ गए तो बेरोजगारी दर कम कैसे हो गई? यही तो कैच है, और इसका जवाब हमें स्लाइड नंबर 6 के डायग्राम में मिलता है। इस डायग्राम में इनफॉर्मल सेक्टर यानी अनौपचारिक क्षेत्र का डोमिनेंस दिखाया गया है। मैं डायग्राम देख पा रहा हूँ। इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी का हिस्सा बहुत बड़ा दिख रहा है। हाँ, और ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। जो नए लोग लेबर फोर्स में जुड़े हैं उनमें से 86.5% महिलाएं स्वनियोजित हैं। स्वनियोजित मतलब वे अपना खुद का कोई बिजनेस कर रही हैं? काश ऐसा होता, लेकिन ग्रामीण इलाकों में स्वनियोजित का मतलब अक्सर अनपेड हेल्पर्स होता है। वे अपने ही परिवार के खेतों में या पशुपालन में बिना वेतन के मदद कर रही हैं। ओह, अब मैं समझा। तो मतलब कागज पर वे काम कर रही हैं, इसलिए वे बेरोजगार नहीं है, लेकिन असल में उनके हाथ में कोई पैसा नहीं आ रहा। बिल्कुल। और अर्थशास्त्र की भाषा में इसे छिपी हुई बेरोजगारी या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। डायग्राम में जो इनफॉर्मल सेक्टर का बड़ा सा ब्लॉक है वो इसी छिपी हुई बेरोजगारी को दर्शा रहा है। ये तो काफी चिंताजनक है।
चलिए स्लाइड नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ एक मैप दिया गया है जिसमें तीर के निशान रूरल से अर्बन इलाकों और राज्य के बाहर जाते हुए दिख रहे हैं। ये माइग्रेशन यानी पलायन का मैप है और ये हमारे राज्य की एक बहुत बड़ी आर्थिक सच्चाई है। आंकड़ों के अनुसार लगभग 4.5 लाख लोग आजीविका के लिए राज्य से बाहर जाते हैं। 45 लाख, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। और ये मैप दिखा रहा है कि इनमें से ज्यादातर लोग कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण क्षेत्र में जा रहे हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। लगभग 40% प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करते हैं। वे वहां काम करते हैं और हर महीने रेमिटेंस के रूप में पैसा वापस भेजते हैं। मतलब एक तरफ हमारी महिलाएं बिना वेतन के खेतों में काम कर रही हैं और दूसरी तरफ हमारे पुरुष आजीविका के लिए राज्य छोड़ रहे हैं। तो इसे रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है? इसके लिए हमें स्लाइड नंबर 8 के फ्लो चार्ट को समझना होगा। ये स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास का फ्लो चार्ट है, जो ट्रेनिंग से लेकर एम्प्लॉयमेंट तक का रास्ता दिखाता है। अच्छा, इसमें रीस्किलिंग फंड का भी जिक्र है, ये क्या है? देखिए, राज्य में कोल माइनिंग से जुड़े बहुत से रोजगार भविष्य में खत्म हो सकते हैं। इसलिए ये रीस्किलिंग फंड बनाया गया है ताकि उन मजदूरों को नई तकनीक सिखाई जा सके। ये तो एक अच्छा कदम है। और स्लाइड 9 में कुछ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स की लिस्ट है। इसमें मनरेगा के बारे में कुछ नया दिख रहा है। हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव है। एग्जाम के लिए नोट करें कि मनरेगा की जगह अब राज्य में एक नया मिशन लाया गया है जो 100 की जगह 125 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है। 125 दिन, ये तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। मैंने सुना है इसमें एग्रीकल्चरल पॉज या कृषि विराम जैसी कोई चीज भी है। बिल्कुल। तो ये कैसे काम करता है? इसमें 60 दिनों का ब्रेक दिया जाता है। जब खेतों में बुवाई या कटाई का पीक समय होता है, तब सरकारी काम रोक दिया जाता है ताकि किसानों को खेतों के लिए मजदूर आसानी से मिल सकें। बहुत ही स्मार्ट पॉलिसी है। अब स्लाइड 10 पर आते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड। इसमें एक बड़ा सा बार हमारे युवाओं की आबादी को दिखा रहा है। हाँ, डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब ही यही है कि हमारी कामकाजी उम्र की आबादी आश्रित आबादी से ज्यादा है। ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। लेकिन क्या हम सच में इस एडवांटेज का फायदा उठा पा रहे हैं? क्योंकि स्लाइड 11 में जो वुमेन एम्प्लॉयमेंट का ग्राफ है वो तो कुछ और ही कहानी कह रहा है। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। इस स्लाइड में LFPR गैप को दिखाया गया है। ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी 16.6% से बढ़कर 61.3% तो हो गई है, लेकिन जैसा आपने पहले बताया वो सब अनपेड वर्क में है। हाँ, तो संख्या बड़ी है पर क्वालिटी ऑफ जॉब्स नहीं। और यही समस्या स्लाइड 12 में यूथ एम्प्लॉयमेंट के मामले में भी दिखती है। बाप रे, स्लाइड 12 के आंकड़े तो डराने वाले हैं। जो लोग कभी स्कूल नहीं गए उनमें बेरोजगारी 0 है, लेकिन ग्रेजुएट्स में 7.5% और डिप्लोमा होल्डर्स में 20.6% बेरोजगारी है। इसे द एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट पैराडॉक्स कहते हैं। यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। मतलब जितना ज्यादा पढ़ोगे बेरोजगार रहने के चांस उतने ही ज्यादा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो पढ़ा लिखा नहीं है वो खेतों में या ईंट भट्टे पर कोई भी दिहाड़ी मजदूरी कर लेगा, लेकिन एक डिप्लोमा होल्डर युवा ऐसी मजदूरी नहीं करेगा। वो एक फॉर्मल जॉब का इंतजार करेगा। ये तो वही बात हो गई कि मैंने बहुत पैसा खर्च करके कस्टमाइज चाबी बनवाई है, लेकिन जब मैं बाजार में जाता हूं तो देखता हूं कि सारे ताले पुराने और स्टैंडर्ड साइज के हैं। मेरी चाबी वहां फिट ही नहीं हो रही। क्या बेहतरीन उदाहरण दिया है आपने। ये एकदम सटीक एनालॉजी है और इसी मिसमैच को स्लाइड 13 में स्किल गैप के रूप में समझाया गया है। तो इस स्लाइड के अनुसार डिमांड वर्सेस सप्लाई का मिसमैच है। इंडस्ट्री को कुछ और स्किल्स चाहिए और हमारे युवा कुछ और ही पढ़कर आ रहे हैं। बिल्कुल, और यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है, जिसे स्लाइड 14 में स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट इश्यूज के तहत लिस्ट किया गया है। ठीक है, चुनौतियां तो बहुत हैं, लेकिन क्या सब कुछ डार्क ही है? स्लाइड 15 में अपॉर्चुनिटीज की बात की गई है। यहाँ कुछ उम्मीद की किरण दिख रही है। हाँ, बिल्कुल उम्मीद है। इस स्लाइड में MSME सेक्टर की ग्रोथ दिखाई गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में 83,000 नए उद्यम पंजीकृत हुए हैं। अरे वाह, 83,000, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। ये किस तरह के उद्यम हैं? इनमें सबसे तेज ग्रोथ फिश प्रोडक्शन यानी मत्स्य उत्पादन और फूड प्रोसेसिंग में देखी जा रही है। ये राज्य की इकोनॉमी को केवल माइनिंग पर निर्भर रहने से बचा रहा है। मतलब डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। अगर हम टमाटर को सीधे बेचने की जगह उसका केचप यहीं बनाएं तो युवाओं को फैक्ट्री में काम मिलेगा। एकदम सही। अब जरा स्लाइड 16 को देखिए।
ये झारखंड वर्सेस इंडिया का कंपैरेटिव इंडिकेटर्स चार्ट है। इसमें मैं देख पा रहा हूं कि झारखंड का LFPR नेशनल एवरेज से ऊपर चला गया है। हाँ, और ये पीटी यानी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए एक बहुत ही सॉलिड फैक्ट है। ध्यान दीजिए, राज्य की स्थिति कुछ इंडिकेटर्स में राष्ट्रीय औसत से बेहतर दिख रही है, भले ही वो अनौपचारिक क्षेत्र के कारण हो। समझ गया। अब हम इस पॉडकास्ट के अंतिम पड़ाव पर हैं। स्लाइड 17 में 5 मेजर टेकअवेज दिए गए हैं। क्या हम इन्हें जल्दी से समराइज कर सकते हैं? बिल्कुल। पहला, LFPR में भारी उछाल। दूसरा, बेरोजगारी दर का 1.3% तक गिरना। तीसरा, इनफॉर्मल सेक्टर और महिलाओं की अनपेड भूमिका। चौथा, एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट पैराडॉक्स। और पांचवां, MSME सेक्टर में नई अपॉर्चुनिटीज। बहुत बढ़िया। अब हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, स्लाइड 18 जो कि प्रीलिम्स फोकस्ड है। देखिए, प्रीलिम्स के लिए आपको फैक्ट्स याद रखने हैं, जैसे मनरेगा के 125 दिन, LFPR का 63.8% होना और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का 1.3% होना। ये सीधे MCQ ट्रिगर्स हैं। और स्लाइड 19 में जो मेंस एनरिचमेंट की बात है, मेंस परीक्षा में आंसर राइटिंग के लिए आपको डेटा के साथ इनसाइट जोड़ना होगा। अगर आपसे डेमोग्राफिक डिविडेंड पर सवाल पूछा जाए तो आप स्किल गैप और डिप्लोमा होल्डर्स की 20.6% बेरोजगारी का डेटा कोट करेंगे। मतलब सिर्फ आंकड़े नहीं फेंकने हैं, उन्हें एनालाइज भी करना है। एकदम सही। आपको अपने उत्तर में इनफॉर्मल सेक्टर की डोमिनेंस और स्ट्रक्चरल चुनौतियों का फ्रेमवर्क इस्तेमाल करना है। बहुत खूब। अब हम आ गए हैं हमारी आखिरी स्लाइड 20 पर। यहाँ कंक्लूजन दिया गया है जो एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ मॉडल की बात करता है। हाँ, तो अंत में हमें यही सोचना है कि क्या राज्य सरकार का MSME और फूड प्रोसेसिंग पर यह नया फोकस उन 45 लाख प्रवासी मजदूरों को घर वापस ला पाएगा? ये वास्तव में सोचने वाली बात है। क्या हमारे युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार काम मिल पाएगा, या हम अपनी प्रतिभाओं का निर्यात ऐसे ही करते रहेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हम अपने सभी सुनने वालों के लिए छोड़कर जा रहे हैं। जी बिल्कुल। ये नीति निर्माताओं और नागरिकों दोनों के लिए एक गहरा विचारणीय प्रश्न है। उम्मीद करता हूं कि आपको लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का ये पूरा पॉडकास्ट अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।